नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिससे हमें पता चलता है कि प्यार की कोई हद नहीं होती है। प्यार किसी को भी, किसी से भी, कभी भी हो सकता है और वो प्यार इतना होता है जिसका अंदाज़ा लगाना हमारे और आपके बस के बाहर की बात है। आज की कहानी सूरज की कहानी है। सूरज जो कि अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा था। सूरज को हर वो चीज़, हर वो खुशियाँ उसके माँ बाप ने दी थी जो कि सूरज कभी उसने मांगी और कभी मांगी भी नहीं। सूरज की जिंदगी की हर ख्वाहिश पूरी होने के बाद अब ख्वाहिश थी उसकी एक लड़की से शादी करने की, जिससे वो कॉलेज के वक्त से ही बहुत प्यार किया करता था। सूरज की पढ़ाई खत्म होने के बाद अब उसने एक अच्छी नौकरी भी पकड़ ली थी जिसकी उसे ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन वो अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहता था। उसके माता पिता ने भी उसके इन चीज़ों में उसका पूरा साथ दिया और आखिरकार आज एक अच्छी नौकरी पाने के बाद सूरज ने अपने घर वालों को अपनी पसंद की लड़की के बारे में बताया। घर वालों ने भी किसी बात का कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तुरंत उस लड़की से मिलने को कहा और सूरज उस लड़की को घर लेकर आया। घर वालों ने भी उस लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद किया। दोनों की चट मंगनी पट ब्याह सब कुछ हो गया। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। तभी एक दिन अचानक सूरज की पत्नी की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर्स को दिखाने पर पता चला उसकी हालत काफ़ी क्रिटिकल है। ये एक ऐसी बहुत बड़ी बात थी जो कि सूरज के पत्नी के घर वालों ने उससे और अपनी बेटी दोनों से हमेशा से छुपा कर रखी थी। उसको कोई एक बीमारी थी जो कि धीरे धीरे उसके अंदर पनप रही थी, जिससे उन्हें ये बात पहले से पता थी कि उनकी बेटी की जिंदगी शायद बहुत लंबी नहीं होने वाली है। अब ये बात जानकर सूरज को बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन सूरज ने हार नहीं मानी। वो अपने प्यार को ऐसे ही नहीं खो सकता था। सूरज ने हर जगह अपनी पत्नी का संभव इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन इतनी मेहनत और इतनी जद्दोजहद के बाद भी सूरज अपनी प्यारी पत्नी को बचा नहीं पाया। सूरज की पत्नी अब इस दुनिया से जा चुकी थी। सूरज पूरी तरह से अकेला हो चुका था, लेकिन सूरज ये मानने को आज भी तैयार नहीं था। सूरज तो जैसे धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोने लगा। उसके माता पिता से उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने भी अपने बच्चे के लिए पूरी कोशिशें की। उन्होंने कई बार सूरज को समझाकर बुझाकर उसकी दूसरी शादी करवाने की कोशिश की, लेकिन सूरज किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। सूरज अभी मुश्किल से 2 हफ्ते ही बीते होंगे कि सूरज अचानक घर से हमेशा गायब रहने लगा। वो जब मर्जी होता तब घर से कहीं चला जाता और जब मर्जी होता तब वापस आता। किसी के भी पूछने पर सूरज कोई जवाब नहीं दिया करता था। सूरज काफ़ी अकेला अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता था। वो क्या कर रहा था, कहाँ जा रहा था, ये बात किसी को भी पता नहीं थी। अभी तो ये सिलसिला मुश्किल से 3-4 दिन ही चला होगा कि जो सूरज अभी तक सिर्फ दिन में गायब हुआ करता था, वो अचानक रात में भी ऐसे ही बिना बताए
घर से गायब होने लगा। घर वालों को उसकी अब बहुत चिंता होने लगी। घर वालों ने इस बीच कई बार सूरज का पीछा करके ये जानने की कोशिश भी की कि सूरज अचानक ऐसे कहाँ चला जाता है और इतनी इतनी देर तक कहाँ रहता है। लेकिन पता नहीं कैसे सूरज के घर वाले चाहकर भी उसका पीछा नहीं कर पा रहे थे। सूरज अक्सर ऐसे ही अपना वक्त बिताया करता था। ऐसा करते करते लगभग 1 महीना बीत चुका था और एक दिन अचानक सूरज ऐसे ही रात में अपने घर से बाहर गया और जब घर वापस आया तो घर वालों को सूरज को देखकर उनके होश उड़ चुके थे, क्योंकि सूरज अपने साथ किसी को लेकर आया था। कौन था सूरज के साथ? घर वालों ने जब उसे देखा तो घर वालों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। सूरज अचानक ऐसे इसको साथ में लेकर कैसे आ सकता है, क्योंकि सूरज के साथ कोई और नहीं, उसकी मरी हुई पत्नी थी। ये बात घर वाले अच्छे से जानते थे। सूरज चाहे इन बातों को एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता था। पहले तो घर वालों को ये लगा कि शायद ये उसकी पत्नी की कोई हमशक्ल है। इस वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। उन्होंने सूरज से ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया। सूरज तो उसे अपनी पत्नी ही मान रहा था, इसलिए दोबारा शादी और बाकी की चीज़ें ये तो होनी ही नहीं थी। फिर भी घर वालों ने अपने हिसाब से उस लड़की से सब कुछ जानने की कोशिश की और उस लड़की ने ये बताया कि वो सूरज को हमेशा कहीं आते जाते देखा करती थी और उसने भी कई बार सूरज का पीछा किया। उसे धीरे धीरे यही करते हुए सूरज के बारे में बातें पता चलीं और वो सूरज से प्यार करने लगी। इसी वजह से जिस दिन वो खुद सूरज के सामने आई, सूरज उसे किसी और का नाम लेकर पुकारने लगा और अपने साथ अपने घर पर लेकर आया। उसे तो ये सारी बातें पूरी तरह से यहाँ पर आने पर पता चली। वो सूरज से सच में प्यार करती है, इसलिए वो यहीं सूरज के साथ रहना चाहती है। सूरज के माता पिता के द्वारा उस लड़की के माता पिता के बारे में जानने की कोशिश करने पर यह पता चला कि वो एक अनाथ है। इस वजह से सूरज के माता पिता ने बिना कुछ कहे सुने चुपचाप सूरज की कोर्ट मैरिज करवा दी और वो लड़की वहीं सूरज के साथ सूरज के घर में रहने लगी। लेकिन फिर भी माँ का दिल इतनी आसानी से इन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं था। उनको इन चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत लग रहा था। उन्होंने कई बार बातों ही बातों में उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश करना जारी रखा था, लेकिन उनकी 1000 कोशिशों के बावजूद उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार ये लड़की है कौन और अचानक ऐसे सूरज से उसे प्यार कैसे हो सकता है। कौन है, कहाँ से आई है, ये कितना सच बोल रही है, कितना झूठ। लेकिन काफ़ी समय तक कुछ ना पता चलने के बाद धीरे धीरे उस लड़की में एक अलग सा ही जादू था, एक अलग सा आकर्षण, जैसे कि उसने पूरे घर वालों के ऊपर अपना जादू चला रखा था। हर कोई अब उसके वश में आ चुका था। हर कोई उसके स्वभाव का, उसकी अच्छाइयों का गुणगान करने लगा था। सूरज भी बड़ी आसानी से 2-3 हफ्तों में ही अब अपने नॉर्मल लाइफ में आ चुका था। कहीं ना कहीं अब इन चीज़ों को देखकर उसके माता पिता को काफ़ी तसल्ली थी कि चाहे जो भी हो, ये लड़की जैसी भी हो, लेकिन उसी की बदौलत आज उनका बेटा एक नॉर्मल लाइफ बिता रहा है। धीरे धीरे इसी वजह से माँ ने भी
अब उस लड़के के बारे में कुछ भी और जानने की कोशिश करना बंद कर दिया और लगभग 3 महीने बीत चुके थे। सबकी जिंदगी पूरी तरह से सामान्य चल रही थी। एक दिन अचानक रात में करीब 2-2:30 बजे सूरज की माँ की नींद खुल गई और जब उनकी नींद खुली तो उन्हें ये एहसास हुआ उन्हें काफ़ी प्यास लगी है और उन्होंने बिस्तर के आजू बाजू में जब देखने की कोशिश की तो वहाँ पर वो पानी रखना भूल गई थीं। इस वजह से उन्हें पानी लेने के लिए अपने कमरे से बाहर आना पड़ा। जब वो अपने कमरे से बाहर आईं और किचन की तरफ आगे बढ़ रही थीं, तभी अचानक उन्हें एक परछाई सी गुजरती हुई नजर आई। उन्होंने पलटकर इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन उन्हें ये पूरा विश्वास था कि उन्होंने सच में अभी यहाँ से गुजरती हुई एक परछाई देखी थी, जो कि किसी लड़की की ही थी। उनके अलावा उस घर में लड़की या औरत बस एक ही थी। इसलिए उन्हें ये बात पता थी कि ये कोई और नहीं, उनकी बहू ही हो सकती है। इसलिए वो तुरंत अपने बहू और बेटे के कमरे में तुरंत पहुंच गई। उन्होंने धीरे से दरवाज़ा खोलकर देखा, लेकिन उनकी बहू वहीं जगह पर सोई हुई थी। अब उनके दिमाग में ये चलने लगा कि ये परछाई जो उन्होंने देखी ये किसकी परछाई थी और उनके घर में उन दोनों के अलावा अब कौन सी लड़की हो सकती है। उनके दिमाग में काफ़ी सारी बातें चलने लगी। इस बीच वो ये भूल ही गई कि वो तो पानी पीने के लिए उठी थी और वो थोड़ी देर तक सोच विचार करते हुए घर के 2-3 राउंड लगाते हुए अब आखिरकार परेशान हो चुकी थी। उन्होंने पानी पिया और वापस अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। वो बिस्तर पर तो आ चुकी थी, लेकिन नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। अभी भी उनके दिमाग में बार बार एक ही ख्याल चल रहा था कि वो परछाई आखिरकार किसकी थी। काफी देर तक इन्हीं ख्यालों में खोए खोए आखिरकार उन्हें नींद आ गई। अगली सुबह उन्होंने इस बारे में अपने पति से बात करने का सोचा, लेकिन घर के कामकाज में उनके दिमाग से ये बात निकल सी गई और वो इस बारे में बात करना भूल गई। आज रात वो सो चुकी थी, लेकिन अचानक उनकी नींद ठीक उसी वक्त पर वापस से खुल गई। लेकिन आज उन्हें प्यास नहीं लगी थी। उनके दिमाग में वही बात चल रही थी और जब उन्होंने घड़ी की तरफ देखा और वक्त लगभग कल का ही हुआ था, तब वो इसी बारे में सोचती हुई अपने कमरे से पूरी तरह बाहर ना निकलकर चुपचाप कमरे के दरवाजे से छुपकर देखने लगी। पता नहीं उनके दिमाग में वापस से कोई शक आया था या फिर कोई अलग बात थी। उन्हें आज फिर से वही परछाई वैसे ही गुजरती हुई नजर आई। उन्होंने उस परछाई का चुपचाप पीछा करने का तय किया, लेकिन जैसे वो परछाई अचानक से आई थी वैसे ही अचानक से गायब हो चुकी थी। आज भी उन्होंने अपने बेटे और बहू के कमरे में जाकर वापस से चेक किया। उनकी बहू आज भी अपनी जगह पर बड़े आराम से सोई हुई थी, लेकिन 2 रात लगातार किसी परछाई को ऐसे अपने घर में घूमता देखकर उन्हें अब ये विश्वास हो चुका था कि कल जो भी उन्होंने देखा था वो उनका वहम नहीं था, वो सच्चाई थी। वो घर में बार बार घूमकर उस परछाई को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई भी नजर नहीं आया और आज वो काफी देर तक वहीं हॉल और किचन में बैठकर उस परछाई के वापस से वहां से गुजरने का इंतजार करती रही। ऐसे ही
उन्होंने बैठे बैठे पूरी रात बिता दी। तब अचानक सुबह उठकर जब उनके पति कमरे से बाहर आए और उन्होंने वहां बैठे रहने की वजह पूछी, तब उन्होंने कल और परसों रात वाली दोनों बातें अपने पति को बता दी और पति ने हंसकर मजाक में सारी बातें टाल दी। उन्होंने कहा, ये सब तुम्हारा वहम है। तुम क्यों फालतू की बातें सोच रही हो? मैं देख रहा हूँ, जब से बहू आई है तब से तुम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती हो। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम्हारे लिए हमारे बेटे की खुशी मायने नहीं रखती क्या? और तुम किस चीज को ढूंढने में लगी हुई हो, ये भी तो तुम्हें पता नहीं है। इस पर माँ ने खुद के मन की बातें दबा ली और नॉर्मल होकर दिन के सारे काम करने लगी। आज काम करते वक्त उनका काम में मन बिल्कुल भी नहीं था। कभी उनकी नजरें अपनी बहू पर होती तो कभी अपने काम पर। जैसे तैसे वो आज रात होने का इंतजार कर रही थी। आखिरकार पूरा दिन सामान्य तरीके से बीत चुका था और रात हो चुकी थी। आज रात तो वो सोई ही नहीं और उन्होंने पहले ही उस तरफ जाकर आज इंतजार करने का सोचा जिस तरफ वो परछाई चलकर हमेशा गायब हो जाया करती थी। वो कोई और जगह नहीं, उनकी बालकनी थी। वो बालकनी में एक पिलर की आड़ में छुपकर आज जैसे सच में किसी का इंतजार कर रही थी। और देखते ही देखते रात का वो पहर भी आ गया जिस पहर पर हमेशा उन्हें वो परछाई नजर आया करती थी। और तभी उन्होंने देखा, धीरे से बालकनी का दरवाज़ा खुला। बालकनी का दरवाज़ा जितने धीरे से खुला था उतने ही धीरे से लगा दिया गया और कोई धीरे धीरे कदमों से बालकनी के कोने की तरफ बढ़ रहा था। उसी कोने में थोड़ा और आगे उनका वो पिलर था जिसके पीछे वो छुपी हुई थी। और थोड़ी देर तक वैसे ही चुपचाप सांसें रोकी हुई वो उस पिलर के पीछे छुपी रही। तभी अचानक उन्होंने जो देखा वो देखकर उनके होश उड़ चुके थे। वहाँ बालकनी में कोई और नहीं, उनकी बहू ही थी। वो उस वक्त पर वहाँ बैठकर नमाज पढ़ रही थी, जबकि ये बात तो उन्हें पता ही नहीं थी कि उनकी बहू मुस्लिम है। ये बात उनके समझ से पूरी तरह से परे थी। वो चुपचाप वैसे ही रुके हुए वहाँ से सारी चीज़ें देखती रहीं और थोड़ी ही देर में नमाज खत्म करके उनकी बहू चुपचाप उठकर अंदर के कमरे की तरफ चली गई। आज सारी बातें उन पर पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। वो बहुत बेसब्री से सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी और उन्हें ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि वो इस बारे में पहले किससे बात करें, अपने पति से, अपने बेटे से, या फिर साफ साफ अपनी बहू से ही पूछ लें। लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, या शायद पहले की बातें उन्होंने इस बारे में घर पर पहले किसी से भी बात ना करने का तय किया और उन्होंने अपने सबसे करीबी सहेली, जो कि उनके घर से 2 घर छोड़कर ही रहा करती थी, वो सुबह होते ही उसके पास पहुंच गई और उन्होंने सारी बातें शुरू से लेके अब तक की अपनी सहेली को बता दी। उसने सुनते ही ये कहा, हाँ, ये बात तो मैं भी जानती हूँ, मुझे भी काफ़ी गड़बड़ लगता था, ऐसा कैसे हो सकता है। एक शक्ल के 2 लोग, ये बातें तो आज तक सिर्फ सुनी सुनाई थी, ऐसे हमारी आंखों के सामने अचानक आ जाए, ये तो मैं भी नहीं मान पा रही थी। लेकिन मेरी कुछ हिम्मत नहीं होती थी तुझसे बोलने की। मुझे भी ना ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हम एक काम करते हैं, हम ना अपने मंदिर के पुजारी जी के पास चलते हैं,
और उनसे चलकर सारी बातें बताते हैं। क्या पता वो इस बात का कोई सॉल्यूशन हमें बता दें। और इतना कहकर दोनों सहेलियां मंदिर की तरफ चल पड़ी। मंदिर के पास पहुंचते ही तुरंत उन्होंने पंडित जी को ढूंढना शुरू किया। पंडित जी अपनी सुबह की पूजा आरती खत्म करके अपने कमरे में भोजन और भोग का इंतजाम कर रहे थे। उनसे जाकर दोनों सहेलियां मिली और उन्होंने सारी बात शुरू से लेकर अंत तक पंडित जी को बता दी। पंडित जी ने जैसे ही रात में नमाज पढ़ने वाली बात सुनी, उन्हें ये बात तुरंत समझ में आ चुकी थी कि ऐसा कौन करता है। और फिर पंडित जी ने थोड़ी अजीब सी आवाज में उनसे कहा, बेटा, आप जो बता रहे हो, अगर सच में ऐसा ही है तो वो कोई सामान्य इंसान नहीं है। इसके लिए हमें पहले सच में ये पता करना पड़ेगा कि हम जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ है भी या नहीं। और अगर ऐसा कुछ है तो हर हाल में हमें आपके बेटे को उससे बचाना पड़ेगा, वरना आपके बेटे के जान को खतरा भी हो सकता है। और इतना कहते ही पंडित जी तुरंत उन दोनों के साथ उनके घर पर पहुंच चुके थे। उस वक्त उनका बेटा ऑफिस के लिए जा चुका था। घर पर सिर्फ उनकी बहू ही थी, क्योंकि इस वक्त पर उनके पति भी कहीं अपने दोस्तों से मिलने जुलने के लिए अक्सर चले जाया करते थे। वो तुरंत पंडित जी को लेकर घर के अंदर पहुंची और पंडित जी वहीं बैठकर थोड़े बहुत मंत्रों का जाप और कुछ जल और कुछ चीज़ों का छिड़काव पूरे घर पर करने लगे। तभी अचानक उनकी बहू कमरे से काफ़ी तेजी के साथ निकल कर आई और उसने चिल्लाते हुए उन पंडित जी से कहा, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तू चला जा, तुझे किसने बुलाया है यहाँ पर? और पंडित जी बहुत धीमे धीमे मुस्कुराते हुए कहने लगे, तो आखिरकार तू सामने आ ही गई, मतलब हमारा शक सही निकला, तू वही है ना? इस पर उसने भी बड़े आराम से सबके सामने बैठते हुए कहा, हाँ, मैं वही हूँ और मैं यहाँ से किसी भी हालत में नहीं जाऊंगी। ये मेरे पति का घर है, मैंने उससे शादी की है, मैंने उससे प्यार किया है, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। इस पर पंडित जी ने कुछ और मंत्रों के उच्चारण के साथ ही उसके ऊपर जैसे ही जल का छिड़काव किया, वो तुरंत छटपटाती हुई तुरंत पंडित से कहने लगी, तू बता तुझे क्या जानना है, तू मुझे ऐसे परेशान मत कर। इस पर पंडित जी ने कहा, तू बता कि तू यहाँ पर क्या करने आई है और इस इंसानों के घर में तेरा क्या काम? तू यहाँ क्यों है? क्या तू इन सबको मारना चाहती है? इस पर उसने बहुत नरम लहजे के साथ कहा, नहीं, मैं यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। मैं तो सिर्फ और सिर्फ सूरज से प्यार करती हूँ, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। इस पर पंडित जी ने कहा, कभी भी एक जिन और इंसान के बीच प्यार नहीं हो सकता। तू यहाँ कैसे आई और सूरज पर तेरी नज़र क्यों है? इस पर सूरज की पत्नी ने सारी बातें शुरू से बताना शुरू किया। उसने कहा, मैं हमेशा सूरज को उसी रास्ते से आते जाते देखा करती थी जिस रास्ते पर हमारा भी बसेरा था, और सूरज अजीब से हरकतें करता था। वो हमेशा रोता बिलखता रहता और वो एक जगह पर जाकर घंटों बैठकर अपनी पत्नी का नाम लेकर रोता रहता था। ये बात जानने के लिए कि वो किसके लिए इतना दुखी है, इतना तड़प रहा है कि उसे अपनी ज़िंदगी और बाकी किसी चीज़ से कोई लगाव ही नहीं बचा, मैंने कुछ दिनों तक सूरज का पीछा किया, उसके बारे में धीरे धीरे जानने की कोशिश शुरू की और मुझे सारी बातें सूरज के बारे में पता चली कि सूरज की पत्नी के साथ क्या हुआ था
और सूरज जो कि इतना तड़प रहा है, वो किसी और के लिए नहीं, अपनी मरी हुई पत्नी के लिए इतना तड़प रहा है। वो उसके वजह से अपनी जान तक देने को तैयार था। ऐसे प्यार से कौन दूर रहना चाहेगा। और धीरे धीरे सूरज के बारे में जानते जानते मुझे सूरज से प्यार हो गया। मैं तो सूरज के सामने अपने असली रूप में आकर उसे अपनी तरफ रिझाना चाहती थी। मैंने ये कोशिश भी करके देख ली, लेकिन सूरज उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मुझे नजरें उठाकर भी नहीं देखा, जबकि मेरे इस रूप के दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि दीवाना ना बने। लेकिन सूरज, जब उसने मुझे इस रूप में भी देखा नहीं और मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया, मेरे नज़रों में सूरज के प्यार की इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई। मैं उससे और ज़्यादा प्यार करने लगी। इसलिए मुझे हर हाल में सूरज चाहिए था। इसलिए मैंने आखिरकार सूरज को पाने के लिए उसकी पत्नी का रूप लिया। और जैसे ही मैं उसके सामने आई, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सूरज तो खुद ही मेरा बन गया। और तो और मुझे ये डर था कि शायद उसके घर वाले मुझे नहीं अपनाएंगे, लेकिन ये अपने बच्चे से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि इन्होंने कुछ ज़्यादा कोशिश ही नहीं की। इन्होंने भी मुझे चुपचाप अपना लिया। हाँ, मुझे ये बात अच्छे से पता है कि सूरज की ये माँ शुरू शुरू में मुझ पर थोड़ा बहुत शक करती थी, लेकिन कुछ ही दिनों में मैंने उसका भी दिल जीत लिया। और आखिरकार मुझसे एक दिन एक गलती हो गई कि मैंने रात को बिना देखे अपने वक्त पर नमाज पढ़ने के लिए जब मैं जा रही थी, तब इन्होंने मेरी परछाई देखी। लेकिन इन्होंने मेरी परछाई देखी ये भी मुझे पता चल गया। इसलिए मैं चुपचाप जाकर अपनी जगह पर वापस लेट गई ताकि इन्हें मेरे ऊपर शक ना हो। लेकिन इनका पुराना शक वापस आ गया और इन्होंने आखिरकार ये पता कर ही लिया कि मैं रात को उठकर घर में घूमती हूँ। वो परछाई जो इन्होंने देखी थी वो मेरी थी। और तो और इन्होंने मुझे नमाज अदा करते भी देख लिया। मैं अब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ, मैं यहाँ से किसी भी हालत में नहीं जाऊंगी और मैं यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाने आई। इसलिए तू चुपचाप यहाँ से चला जा और मुझे मेरे पति के साथ रहने दे। इतनी सारी बातें सुनकर वहाँ खड़ी सूरज की माँ, उसकी सहेली, पंडित सबके होश उड़ चुके थे, क्योंकि वो आज तक जिसको सामान्य इंसान समझ रहे थे वो तो इंसान थी ही नहीं, वो तो जन्नात थी। वो भी ऐसी जो कि ये दावा कर रही थी कि वो उसके बेटे से प्यार करती है। ऐसी प्रजातियों पर आप और हम जो कि सामान्य इंसान हैं कितना भरोसा कर सकते हैं। यही हाल सूरज की माँ का भी था। उन्होंने पंडित जी से तुरंत कहा, पंडित जी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं मानती कि ये मेरे बेटे से प्यार करती है, आप बस इसे यहाँ से हटा दीजिए। और इतना सुनते ही वो जन्नात ठहाके मार मार कर हंसने लगी। उसने कहा, ये क्या, मुझे यहाँ से कोई भी नहीं हटा सकता। तुम सबकी भलाई इसी में है कि तुम मुझे चुपचाप मेरे सूरज के साथ रहने दो, वरना मैं सूरज को अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगी। और ये बात सुनते ही अब सबके होश पूरी तरह से उड़ चुके थे। वो किसी भी हालत में अपने बेटे को नुकसान पहुंचता हुआ नहीं देख सकती थी। इसलिए पंडित जी ने थोड़ी ही देर में मंत्रों का जाप शुरू किया और मंत्रों का जाप करते ही वो जन्नात वहाँ पर तड़पने लगी और वो वहाँ से जाने को किसी भी हालत में तैयार नहीं थी। पंडित जी ने काफ़ी देर तक लगातार घर का शुद्धिकरण, जाप, सारी चीज़ें जारी रखी और आखिरकार उन्होंने उस जन्नात को एक कलश में कैद किया और फिर घर वालों को बताया। अब आप देख लीजिएगा कि आपको अपने घर पर क्या बताना है, क्योंकि आप ये बात
किसी को ना बताएं, उसी में आपकी भलाई है, क्योंकि इन जिन्नातों की ताकत तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम सब इनके बारे में जान जाते हैं और ये खुलकर हमारे सामने आ जाते हैं। अभी मैंने इसको इस कलश में कैद कर लिया है और मैं इसे इसकी बताई हुई जगह पर ले जाकर पूरी तरह से कैद करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आपकी भलाई इसी में है कि चाहे जो हो जाए, आप अपने घर पर इस बारे में किसी से भी कोई जिक्र ना करें। अगर आपने ये गलती कर दी तो ये वापस आएगी और फिर आपके बेटे को हर हाल में अपने साथ लेकर जाएगी। ये बात सुनते ही सूरज की माँ थोड़ा डर भी रही थी, लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि अब पंडित जी ने उसे कैद कर लिया है। और आखिरकार शाम हुई, सूरज घर पर वापस आया। वो घर पर आते ही अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, लेकिन उसने जब अपनी पत्नी को घर पर नहीं पाया तब सूरज काफ़ी परेशान हो गया। उसने अपनी माँ से पूछना शुरू किया। सूरज की माँ ने भी ये बात ना बताने की वजह से यही कहा कि उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि वो कहाँ चली गई। वो मार्केट का बोलकर गई थी और फिर वो वापस नहीं आई। इतना सुनते ही सूरज ने अपनी पत्नी को ढूंढना शुरू कर दिया। उसने पुलिस कंप्लेन करवाई और फिर खुद भी अपनी पत्नी को ढूंढने में लगा रहा। धीरे धीरे सूरज की हालत वापस से पहले की तरह होने लगी। अब ये चीज़ें देखकर उसकी माँ की चिंता बढ़ने लगी। वो करती तो क्या करती। आखिरकार उन्होंने पहले तो डॉक्टरी इलाज का सहारा लिया, लेकिन जब वो पहले की तरह हर चीज़ से हार चुकी थी तब उन्होंने वो गलती कर दी जो गलती करने के लिए उन्हें पंडित जी ने साफ साफ मना किया था। उन्होंने अपने बेटे को अपनी बहू की सारी असलियत बता दी और उनका इतना कहना ही काफ़ी था कि तुरंत वो जन्नात वापस अपने कैद से आज़ाद हो चुकी थी। वो उन दोनों के सामने खड़ी थी और वो ठहाके लगा लगा कर उन दोनों के सामने हंसती जा रही थी। तुरंत सूरज की माँ के आंखों के सामने ही पलक झपकते वो सूरज को अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए लेकर जा चुकी थी। सूरज की माँ ने एक ऐसी गलती की जो गलती उनको अपने बेटे की ज़िंदगी देकर चुकानी पड़ी। उसके बाद दोबारा उनकी ज़िंदगी में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनकी सबसे प्यारी चीज़ उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो चुकी थी। आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।